हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो अपना 12वें नंबर का संत रविदास लाइब्रेरी श्यामसुख के अंदर जो वीकली टेस्ट हुआ था उसका हमने 70 प्रश्नों का सलूशन दे दिया था। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बचे हुए अपने मैथ और जो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन बचते हैं उनका सलूशन करेंगे। दोस्तों, ये मैथ के और जो रीजनिंग के हमने जो क्वेश्चन दिए हैं इस 12वें नंबर के जो वीकली टेस्ट के अंदर जो अपना पूरी तरह से HSC CET बेस पर होता है, इसके अंदर हमने 41 से लेकर 70 तक के क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए हैं। यानी 15 क्वेश्चन मैथ के दिए हैं और 15 के ही क्वेश्चन हमने रीजनिंग के दिए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इनका सलूशन करेंगे और सबसे पहले हम अपना जो 41वें नंबर पर जो मैथ का जो क्वेश्चन दिया गया है उसको देखते हैं। और उसमें अंदर लिखा हुआ है कि ये हमें एक वर्गमूल का क्वेश्चन दिया गया है। इसके अंदर हमें दिया गया है 2 की पावर 4 वर्गमूल के अंदर और प्लस में हमें दिया है, ये हमें दिया वर्गमूल में 64 यहाँ पर हम दिया है। और आगे हमें जो लिखा है इसमें 4, इसमें जो हमें वर्गमूल दे रखे है 2 की 8। जब हम इसका सलूशन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम जब 2 की 4 इसकी पावर करेंगे तो यहाँ पर अपने आएगा 16, यानी यहाँ पर वर्गमूल 16 आ जाएगा। प्लस में हम जब इसको करते हैं तो हमें पता है कि जो अपना 64 होता है वर्गमूल में, यदि हम इसका घनमूल करते हैं तो इसका हमारा जो आता है वो अपना 4। इसका हम एक बार ऐसे की ऐसे लिखते हैं तो इसको हम यहाँ पर 64 लिख देंगे। और हम इसको करते हैं तो हम 2 की पावर 8 यदि हम करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 256 आ जाएगा, 256। और यहाँ पर हम इसकी 4 लिख देंगे। दोस्तों, वर्गमूल 16 अपना होता है 4 और 64 का यदि हम घनमूल करेंगे तो इसका भी 4 आ जाएगा और इसका भी हम देखें तो अपना 4 आएगा। तो अपना जो इसका उत्तर आ जाएगा अपना 12 इसका उत्तर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है वो अपना इसका सही उत्तर होगा जिसमें 12 लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर हमें यदि करें कि 4 की हम 4 से हम 4 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारा 256 आता है, 256 आता है। तो दोस्तों, यदि हम 256 को वर्गमूल में लिखते हैं, यहाँ पर हम 4 लिखते हैं तो अपना ये 4 आ जाएगा और अपना जो इसका उत्तर होगा वो अपना 12 इसका उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों, अपना जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं। यदि भाग के स्थान पर प्लस, बराबर के स्थान पर माइनस, जोड़ के स्थान पर गुणा, बड़ा है के स्थान पर प्लस, जोड़ है, छोटा है के स्थान पर बराबर, गुणा के स्थान पर बड़ा है तथा घटा के स्थान पर छोटा है तो हो तो चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों, इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। और हम इस सी ऑप्शन को करके देखते हैं। और इस सी ऑप्शन के अंदर हमें लिखा हुआ है, जो इसके अंदर दिया गया है 5 प्लस में 2 गुणा में 1 बराबर में 3 प्लस में 4 बड़ा है 1। तो इस प्रकार से हमें दिया गया है। यदि हम इस क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको करते हैं तो 5 और इसमें प्लस के स्थान पर हमें लगाना है गुणा, 2 गुणा के स्थान पर हमें इसमें लगाना है बड़ा है 1 बराबर, इसमें आगे है बराबर के स्थान पर माइनस 3 का 3, प्लस के स्थान पर हमें लगाना है गुणा में 4 और बड़ा है के स्थान पर इसमें लगाना है 1। इस प्रकार से यदि हम इसको करेंगे तो 5 की 2 के साथ गुणा करेंगे तो 10, ये इसमें बड़ा है दिया गया है 1 माइनस में 12 प्लस में 1। तो दोस्तों, ये हम करेंगे तो इसका आ जाएगा कि 10 बड़ा है माइनस 10। दोस्तों, ये हमारा ठीक हो जाएगा क्योंकि -10 से ये प्लस का 10 बड़ा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो अपना सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अपना जो 43 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है अगला, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम सबसे पहले जैसे बी की ऊंचाई से ए की ऊंचाई 10% अधिक है तो हम बी की ऊंचाई इसके अंदर मान लेते हैं कि बी की ऊंचाई इसके अंदर मान लीजिए 10 है तो ए की ऊंचाई हमें निकालनी है। तो ए की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसमें 10% अधिक बोला है तो ए की ऊंचाई इसके अंदर 11 हो जाएगी। अब ये कहता है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। हमें पता है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, ये हमें निकालना है। हमें पता है कि ये इनमें से 1 कम है, 1 कम है और ये दोस्तों 11 पर कम है क्योंकि ए से पूछा है। तो ए से हम देखेंगे ए की 11 है, 11 से 1 कम है
और हमें इसमें प्रतिशत पूछा है तो हम इसको 100 से गुणा कर देंगे। यदि अब हम इसको करेंगे 1 की 100 के साथ गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100/11। अब हम इसका यदि हम इसको सही में चेंज करेंगे तो इसका आ जाएगा 9 सही 1/11, इसका उत्तर आ जाएगा प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है तो ये इसके अंदर उत्तर होगा। इसका जो डी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 9 सही 1/11% लिखा हुआ है। अब अपना जो इसमें अगला जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए 4 वैकल्पिक पदों में से कोई ऐसा पद आना है जिसका दाएं ओर वाले पद से वही संबंध है जो बाएं ओर वाले दोनों पदों में हो, तो पद हमें ज्ञात करना है। दोस्तों इसके अंदर जो हमें दिया गया है उसमें लिखा है कि इसको पहले हम साफ करते हैं। इसके अंदर हमें ये पद दिए गए हैं और हमें जो इसके अंदर एक पद जो लुप्त है वो इसमें क्वेश्चन जो प्रश्न चिन्ह दिया गया है उसके स्थान पर कौन सा पद आएगा ये हमें निकालना है। और इसके अंदर जो हमें दिया गया है उसके अंदर लिखा है कि DRIVEN और इसका हमें दिया है EIDRVN और जो हमें निकालना है वो निकालना है बेगम का BEGUM, इसका हमें निकालना है। तो दोस्तों हम इसको इस प्रकार से करेंगे जैसे कि इसमें देखो, इसमें जो अन है इसमें दोस्तों 5 अक्षर है, इसमें 5 अक्षर है, इसमें हमारे 6 अक्षर है। तो दोस्तों हम इसको काट देते हैं क्योंकि अन इसमें लास्ट में है तो इसको हम नहीं लेंगे। अब दोस्तों इसमें हम इस प्रकार से करेंगे जैसे कि ई जो सबसे पहला है जो इसमें सबसे लास्ट में दिया है वो सबसे पहले आया हुआ है, तो सबसे लास्ट वाला सबसे पहले आ जाएगा। इसमें जैसे कि दूसरे नंबर वाला सबसे आखिर में आया है तो दूसरे नंबर वाला जो यू है ये इसके सबसे आखिर में आ जाएगा। अब हमें देखना है कि जो DR है जो इसके अंदर इसमें अंदर जो DR है वो 2 अक्षरों के बाद में है, तो 2 अक्षरों के बाद में ही जो पहले इसके अक्षर आएंगे B और E, यानी एक अक्षर ये हो गया, एक यहाँ पर भी आएगा। अब दोस्तों जो हमारा बचता है इसके अंदर जो इसके अंदर I बचता है वो इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पर हमारा G बचेगा तो G को हमें यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो M जो है ये यहाँ पर आ गया, U यहाँ पर आ गया, ये शुरुआत वाले दोनों अक्षर है ये यहाँ पर आ गए, जो बचा है G वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि जो शुरुआत वाले 2 अक्षर है ये अंतिम अक्षर के दूसरे और तीसरे बन जाते हैं। तो दूसरे और तीसरे बनेंगे तो यहाँ पर एक अक्षर जो बचता है यहाँ पर आएगा, तो वहाँ पर हमें G लिख देंगे, यहाँ पर G लिख देंगे। यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से भी करें कि जो पहले वाले 2 अक्षर है ये 2 अक्षर छोड़ के आ रहे हैं, तो 2 अक्षर छोड़ के आ रहे हैं तो यहाँ पर 2 अक्षर छोड़ेंगे, एक तो अम आ गया, दूसरा अक्षर जो बचा है वो हम लिख देंगे, वो जी यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ये हो जाएगा MGBEU, जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। और अपना जो अगला जो इसके अंदर 45वें नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम करते हैं। यदि 45 में किसी संख्या का 75% जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती हो तो वह संख्या क्या होगी, वो हमें निकालना है। दोस्तों इसको हम इस प्रकार से करेंगे क्योंकि इसमें पूछा है संख्या क्या होगी और हमें संख्या का पता नहीं है, तो हम इसके अंदर मान लेते हैं कि वो संख्या x होगी और 75 के अंदर इस संख्या का 75% है, इस संख्या का 75% हम जोड़ दें तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है जो हमने x मानी है। तो दोस्तों अब हम इसको करते हैं, इसको हम करेंगे तो 75 का 75 आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 75x बटे में 100 और यहाँ पर x आ जाएगा। अब दोस्तों हम इसको करते हैं तो यहाँ पर इसको 100 एलसीएम लेते हैं, 100 इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर 75 100 आ जाएगा, 75 100 प्लस में 75x बराबर में x आ जाएगा। ये यहाँ पर 100 है, यहाँ पर भाग में है, उस साइड में जाके ये 100 गुणा में हो जाएंगे तो यहाँ पर 100x हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम x वाले को इकट्ठा करेंगे और जो इसमें संख्या दी गई है वो इसी साइड में रहने देते हैं, इसको हम इसी साइड में छोड़ देते हैं और जो संख्या जो x वाले हैं वो उस साइड में लेके जाते हैं। पहले से वहाँ पर 100x मौजूद है, ये इस साइड में जाएगा तो ये प्लस का इस साइड में जाके ये माइनस का हो जाएगा 75x। तो हमारा कितना आएगा 7500, ये साइड में 7500 है
उस साइड में 100x में से 75x हम लेस करेंगे तो ये 25x आ जाएगा। अब हम x का मान निकालना है तो x को उसी साइड में रहने देते हैं, ये इस साइड में गुणा में है 25, इस साइड में आके भाग में हो जाएगा। अब हम इसको काटेंगे तो ये 3 पर कट जाएगा, 2 0 के 2 0 तो 300x आ जाएगा। वह संख्या अपनी 300 आ जाएगी जो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा जिसमें 300 लिखा हुआ है। दोस्तों इसको हम ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं। ऑप्शन में यदि हम पहले 400 लें फिर हम 300 लें, जब हम इसको 300 लेंगे तो हम 300 लेंगे, इसका 75% हम करेंगे तो 200, इस 225 आएगा और 75 इसमें जोड़ना है संख्या में, जो क्वेश्चन में लिखा गया है 75 इसमें जोड़ना है तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है, वह इसकी संख्या ही प्राप्त हो जाएगी 300। तो इस प्रकार से हम इसको ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं जो बिल्कुल ईजी है। तो दोस्तों इस ऑप्शन को हम लेते हैं, यदि 300 हम ऑप्शन को लेते हैं, इसका 75% करते हैं 225, इसको हम 75 में जोड़ते हैं तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है हमें जो इसमें 300 लिखी हुई है। तो दोस्तों इसको हम ऑप्शन के हिसाब से भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अपना जो अगला प्रश्न है, यदि फ्रेंड का संबंध फ्रेंडली से है तो ओपोनेंट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। दोस्तों इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, यानी इसको समझने के लिए हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे ताकि हम इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकें। इसको देखो, इसमें लिखा है कि फ्रेंड, जो फ्रेंड है FRIEND, जो इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड को इसमें बोला गया है फ्रेंडली, जिसमें FRIENDLY ये फ्रेंडली इसमें बोला गया है। अब इसमें बोला है कि ओपोनेंट का क्या आएगा, यानी ओपोनेंट ONENT ओपोनेंट का क्या होगा। तो दोस्तों हमें इसमें विलोम शब्द देखना है कि फ्रेंड का विलोम ओपोनेंट होता है, फ्रेंड दोस्त होता है, ओपोनेंट शत्रु होता है। इसी प्रकार फ्रेंडली का हमें ओपोनेंट देखना है, फ्रेंडली का विलोम शब्द हमें देखना है, और जो फ्रेंडली का विलोम शब्द हमारा हॉस्टाइल हो जाएगा, HOSTILE। तो हॉस्टाइल अपना जो है इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसमें विलोम शब्द हम देखेंगे, फ्रेंड का जो विलोम शब्द होगा वो ओपोनेंट होगा और फ्रेंडली का जो विलोम शब्द होगा वो हॉस्टाइल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका अपना सही जवाब होगा जिसमें हॉस्टाइल लिखा हुआ है। अब दोस्तों अगला 47वां जो प्रश्न है, झाड़ू का फर्श से वही संबंध है जो चम्मच का है। जैसे दोस्तों झाड़ू होती है वो फर्श से गंदगी उठाती है, उसी प्रकार चम्मच होती है वो थाली से भोजन उठाती है, खाना उठाती है। तो इस प्रकार इसका थाली इसका सही उत्तर होगा। झाड़ू का फर्श से वही संबंध है जो चम्मच का थाली से है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। नीचे दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। दोस्तों इसके अंदर जो पहली संख्या है वो, इसमें जो संख्याएं दी गई है उनको जोड़ लेंगे और वो जो बराबर में संख्या दी गई है उसमें से हम घटाएंगे, जो बचेगा वो अपना उत्तर हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा है कि 142.362, इसमें से हमें जोड़ना क्या है, इसके अंदर 217, 60, 8, जो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे, इनको हम जोड़ेंगे तो 2, 4, 1, यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर 0, 6, 3 ये आ जाएगा। यदि हम इसको जो 453.72 में से घटाते हैं, जो हमें दिया हुआ है 453.72 में से 0.72 में से हम घटाते हैं, वो अपना उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर अपना 3 आएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 0.29 ये अपना आ जाएगा, यानी 92.93 इसका उत्तर होगा। जो ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया है वो अपना राइट और सही उत्तर हो जाएगा जिसमें 92.93 लिखा हुआ है। अगला जो दोस्तों अपना प्रश्न दिया गया है, 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 15% पानी है, कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे पानी का अनुपात 20% हो जाए। यानी अभी जो दूध के अंदर पानी है वो सिर्फ 15% है और हमें उसकी जो मात्रा है वो 20% तक लेके जानी है। तो हमें उसके अंदर उस जो मिश्रण के अंदर कितना पानी मिलाना होगा कि उस मिश्रण के अंदर दूध और पानी के मिश्रण के अंदर पानी की मात्रा है वो 20% हो जाए। तो दोस्तों हम इसको ऑप्शन के हिसाब से यदि हम करें तो 80 लीटर उसके अंदर दूध और पानी है, 80 लीटर इसके अंदर दूध और पानी है और इसके 15% इसके अंदर पानी दिया हुआ है, 15% इसके अंदर पानी दिया है। तो पानी हो जाएगा इसके अंदर 12 लीटर हो जाएगा और दूध इसके अंदर होगा वो 68 जो लीटर हो जाएगा।
तो यदि हम आगे करें पानी हमें कितना मिलाया जाए कि पानी की मात्रा इस मिश्रण के अंदर 20% हो जाए। दोस्तों इसको हम ऑप्शन के हिसाब से भी बड़ी इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों क्यों ना हम इसको ऑप्शन के हिसाब से ही करें, क्योंकि ये बिल्कुल इजी रहेगा। पहला ऑप्शन इसमें 4 लीटर दिया गया है। यदि हम इसमें 4 लीटर जो पानी और मिलाएंगे तो टोटल मिश्रण अपना 84 हो जाएगा। क्यों 84 हो जाएगा? ये क्योंकि दूध हमारा 68 रहेगा, पानी अपना 16 लीटर हो जाएगा यदि हम 4 लीटर पानी इसमें मिलाते हैं। तो यदि हम इनका यदि अनुपात देखें, इनका यदि प्रतिशत देखें जो पानी और दूध का, ये दोस्तों 25% होगा। 25%, क्योंकि 16 चौका 68, तो 25% होगा। हमें करना है 20%। हम ऑप्शन बी को लेते हैं जिसमें 5 लीटर लिखा है। यदि हम 5 लीटर इसके अंदर पानी मिलाएं तो अपना जो टोटल मिश्रण होगा वो अपना 85 हो जाएगा, अपना 85 हो जाएगा। और जो दूध है वो अपना 68 लीटर ही रहेगा, लेकिन जो पानी की मात्रा है वो अपनी 12 से बढ़कर अपनी 17 हो जाएगी, 17 लीटर हो जाएगी। अब दोस्तों यदि हम इसके अंदर देखें मिश्रण के अंदर, तो ये देखो इसकी जो टोटल मिश्रण है वो अपना 85 है और इसके अंदर पानी की मात्रा है वो 17 है। तो दोस्तों ये अपना 20% हो जाएगा। हमें पिछले जो एग्जांपल लिया था मैंने ये देख दिया था, लेकिन हमें टोटल मिश्रण के साथ देखना है इसके अंदर। तो टोटल मिश्रण के साथ हम देखेंगे तो 85 लीटर जो दूध और पानी के मिश्रण में 17 लीटर पानी है, तो ये 20% हो जाएगा। क्योंकि 17% जो 17 लीटर पानी है 85 का मिश्रण है, यदि हम इसको करते हैं 100 से तो ये 5 पे कटेगा और हमारा 20 ही आ जाएगा। तो 20% इसके अंदर पानी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही उत्तर होगा, जिसमें 5 लीटर लिखा हुआ है। यानी इस मिश्रण के अंदर हम 5 लीटर पानी और मिला देंगे, 5 लीटर पानी हम मिला देंगे तो टोटल मिश्रण में इसका जो अनुपात होगा वो अपना 20% हो जाएगा। अपना जो अगला प्रश्न है, किसी राशि पर 2 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपये है। इस राशि पर उतने समय में उसी वार्षिक दर पर साधारण ब्याज क्या होगा? दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को भी हम ऑप्शन की मदद से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर यदि हम किसी फार्मूले उनके चक्रों में शॉर्टकट के फार्मूले में पढ़ते हैं तो दोस्तों इसमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है और हमारा गलत भी हो सकता है। लेकिन यदि हम इन ऑप्शंस को लेकर चलें तो ये बिल्कुल ईजी और आसान होता है। तो यदि हम इसको करके देखते हैं, इसके अंदर हमें 2 वर्षों का दे रखे 840 चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज में हमको पता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है। यदि हम 1 वर्ष का 400 माने, 1 वर्ष का ब्याज 400 माने, और क्योंकि दूसरे वर्ष में ब्याज पर ब्याज लगेगा तो दूसरे वर्ष का 400 तो होगा ही होगा। इस पर हमें 10% रेट दी हुई है, तो हमारा जो ब्याज हुआ 40 रुपये, जो इसमें 400 रुपये उस पर भी ब्याज लगेगा, इसका भी 10% ब्याज लगेगा, तो इसमें 40 रुपये और इसमें लग जाएंगे। तो टोटल हमारा ब्याज होगा वो अपना 840 हो जाएगा, जो हमें 840 ही दिया हुआ है, हमें 840 ही दिया हुआ है। यदि 1 वर्ष का हमने 40 माना, इसमें 400 माना, दूसरे वर्ष का क्योंकि 400 तो होगा ही, क्योंकि पहले वर्ष में 400 है, तो अब जो पहले वाले जो वर्ष का ब्याज है उस पर भी ब्याज लगेगा 10%, जो इसमें 10% रेट दी गई है, 10% हम इस पर ब्याज लगाएंगे तो 40 रुपये हो जाएगा इस पर। तो हमारा यदि टोटल ब्याज हम जोड़े तो 840 रुपये आता है और 840 रुपये इसमें दिया गया है। इसमें यदि साधारण ब्याज इसमें पूछा है कि उसी समय अवधि में यानी उसी जो प्रतिशत के रेट से साधारण ब्याज कितना होगा, तो दोस्तों साधारण ब्याज हम देखें तो साधारण ब्याज के अंदर तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि जिसके अंदर ब्याज पर ब्याज लगे। तो पहले वर्ष भी 400 था, दूसरे वर्ष भी 400 होगा, तो ये साधारण ब्याज अपना 800 हो जाएगा। जिसमें 800 लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को ईजिली इसको हम सोल्यूशन कर सकते हैं, सॉल्व इसको कर सकते हैं। अपना जो 51वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें जो सांकेतिक भाषा से संबंधित इसमें प्रश्न दिया हुआ है। इसमें लिखा है कि प्रैक्टिस को हम किसी तरीके से लिखते हैं, तो हमें जो मैं फीमेल्स जो इसमें दिया गया है उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों ऐसे सांकेतिक भाषा में जैसे कि जो अपने रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे हल करते हैं कि इसके अंदर प्रैक्टिस जो है PRACTICE, इसको इसमें लिखा गया है PICCTRAE। इसी प्रकार इसमें पूछा है कि हम FLAMES को हम किस प्रकार से लिखेंगे। दोस्तों इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला इन दोनों को हम ऐसे की ऐसे रहने देते हैं। F का F, S का S, पहले वाला लास्ट वाला हमने ऐसे की ऐसे रख दिया। इन दोनों को उठाकर हम यहाँ पर ले जाते हैं,
एक छोड़कर लास्ट से, तो इन दोनों को भी हम उठा के यहाँ पर ले जाएंगे L A, और इन दोनों को लास्ट में एक छोड़ के इन दोनों को उठाकर हम यहाँ पर ले आएंगे। तो इसको भी हम जो एक छोड़ के ये ई है इसको हम यहाँ पर ले आएंगे। जो इसके अंदर बीच में बचा ये टी, इसको ऐसे की ऐसे इसके अंदर रहने दिया है। तो दोस्तों इसके अंदर बीच में कुछ बचा ही नहीं है, तो इसको हम बीच में कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको कर देंगे कि पहले वाला लास्ट वाला ये हम सेम रखेंगे, इनको उठाकर हम यहाँ पर लेके आएंगे, इनको उठाकर हम यहाँ पर लेके आएंगे, वो अपना उत्तर आ जाएगा FMEALAS। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन जो है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें FMELAS लिखा हुआ है। अगला जो 52वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि इसमें जो प्रश्न संख्या 52 और 53 में एक ही जिसमें तरह की क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि 4 शब्दों में से कोई 3 शब्द किसी प्रकार से समान है परंतु शेष एक अन्य 3 से भिन्न है, उस भिन्न शब्द को हमें ज्ञात करना है। दोस्तों 52वें नंबर में लिखा है कि क्लेजीमैन, डॉक्टर, प्रोफेसर और जेंटलमैन। दोस्तों इसके अंदर सभी के सभी जो शुरुआत वाले 3 है ABC, ये सभी किसी न किसी पेशे से संबंधित है, यानी ये अपने प्रोफेशन ये दिखा रहे हैं। लेकिन जो जेंटलमैन है ये कोई दोस्तों प्रोफेशन नहीं है, ये कोई पेशा नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो 53वें नंबर का जो क्वेश्चन है सोना, चांदी, पारा, सोडियम। तो दोस्तों इसके अंदर जो सोना, चांदी और सोडियम है ये सभी ठोस धातुएं हैं, लेकिन जो पारा है ये दोस्तों तरल धातु है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसमें हम टिक करेंगे, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपना जो 54वें नंबर का जो क्वेश्चन है, 2 नगरों ए और बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। वे दोनों कितने बजे मिलेगी, ये हमें दोस्तों बताना है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को भी हम ऑप्शन की मदद से करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस की मदद से ऐसे क्वेश्चंस को करना कुछ इजी हो जाता है। तो इसको हम दोस्तों किस प्रकार से करेंगे, इसमें हमें ए से लेकर बी की दूरी जो है वो 110 किलोमीटर दी गई है। 110 किलोमीटर की ये दूरी है, 110 किलोमीटर। इसमें दोस्तों एक रेलगाड़ी ए से लेकर बी की ओर, यानी इस जो साइड में चलती है 8 बजे चलती है, 8 बजे चलती है, और इसकी जो स्पीड हमें दी गई है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे इसमें स्पीड दी गई है। अब दोस्तों दूसरी एक और रेलगाड़ी है वो बी से लेकर ए की ओर इस साइड में जा रही है, और ये दोस्तों चलती है 9 बजे, ये चलती है 9 बजे, और इसकी जो स्पीड दी गई है वो हमें 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हमें दी हुई है। तो इस प्रकार से हमें ये बताना है कि दोनों एक स्थान पर ये यानी एक दूसरे से किस समय ये मिलेगी, ये हमें इसके अंदर बताना है। दोस्तों ऐसे सवालों में यदि हम देखें तो ऑप्शन को लेकर देखें तो ऑप्शन में जो हमारा सही होगा इसके अंदर वो 11 बजे दिया गया है, यानी 3 घंटे का समय इसमें लगेगा। यानी 8 बजे वो चला, इसमें इसको 3 घंटे यहाँ पर लगे, तो 3 घंटे में ये 60 किलोमीटर निकाल देगी। 3 घंटे में ये 60 किलोमीटर यहाँ पर निकाल देगी। 11 बजे तक हम यहाँ पर ले लेते हैं, 60 किलोमीटर इसने निकाल दिया। अब दोस्तों ये जो ट्रेन है ये यहाँ पर आ चुकी है, ये जो ट्रेन है ये यहाँ पर आ चुकी है। अब जो इस साइड से जो ट्रेन चली है वो 9 बजे चली है, और यहाँ पर इसको 11 बज चुके हैं, 11 बज चुके हैं, क्योंकि 3 घंटे में जो 8 से 11 यानी 3 घंटे में उसने 60 किलोमीटर निकाल के यहाँ पर आ चुकी है। 60 किलोमीटर इसलिए निकाली है क्योंकि इसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। ये चलिए 9 बजे, और इसकी स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों ये 11 बजे तक 50 किलोमीटर निकाल देगी, 11 बजे तक यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 किलोमीटर निकाल देगी। तो ये दोनों यहाँ पर मिल जाएगी, 11 बजे मिल जाएगी, क्योंकि इसकी टोटल दूरी वो 110 किलोमीटर है, 110 किलोमीटर है। इसने निकाली 60 किलोमीटर और इसने निकाली 50 किलोमीटर, जो 50 किलोमीटर दोनों यहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर 110 किलोमीटर, क्योंकि 60 किलोमीटर ये गई, 50 किलोमीटर ये आई, तो टोटल दूरी ये कवर हो गई 110 किलोमीटर। तो इस प्रकार से दोनों ये ट्रेनें ये 11 बजे एक दूसरे से मिलेगी, क्योंकि ये 3 घंटे में, क्योंकि 8 बजे चली है तो ये 3 घंटे में यहाँ पर पहुँच जाएगी, और ये जो 9 बजे चली है ये दोस्तों 2 घंटे में यहाँ पर पहुँच जाएगी। यानी इसके यहाँ पर 11, क्योंकि ये 9 बजे चली है तो ये दोनों मिलकर 11 बजे यहाँ पर पहुँचेगी, तो 11 बजे ये एक दूसरे से मिलेगी। इस प्रकार जो इसका सही उत्तर होगा, जो ऑप्शन नंबर जो सी इसमें दिया गया है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर।
अपना जो 55वें नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, एक छायाचित्र की ओर जो निर्देश करते हुए दिनेश बोला, इसका पिता मेरी माता की इकलौती संतान है, वह छायाचित्र किसका है, ये हमें बताना है। दोस्तों इसके अंदर कोई छायाचित्र है और वहाँ पर छायाचित्र पर एक यहाँ पर किसी व्यक्ति है, यहाँ पर उस छायाचित्र है, वो जो व्यक्ति है यहाँ पर हम उसको मान लेते हैं। वो कहता है कि इसका पिता, यानी इसका पिता, तो ये क्या होगा, ये इसका पुत्र होगा या फिर इसकी पुत्री होगी, ये इसका पिता है। तो अब इसने कहता है कि इसका पिता मेरी माँ की इकलौती संतान है, मेरी माँ की जो इकलौती संतान होगी वो इसका पिता ही तो होगा, वो इसका पिता ही होगा, क्योंकि वो इकलौता है तो वो इसका पिता ही होगा। अब इसने पूछा है वह छायाचित्र ये छायाचित्र किसका है, यानी ये छायाचित्र में जो व्यक्ति है, ये इसमें पूछा है कौन है, ये कौन है। तो दोस्तों ये पिता है और ये इसका पुत्र या पुत्री है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमें देखें तो दिनेश का पुत्र होगा, क्योंकि इसमें पुत्री दी हुई नहीं है, तो दिनेश का पुत्र जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है, उससे 178 अंक प्राप्त होते हैं तो वह 22 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में अधिकतम अंक पूछे कि अधिकतम अंक कितने थे। तो दोस्तों वो क्या है कि 40% अंक पास होने के लिए चाहिए, 178 अंक उसको मिल चुके हैं, फिर भी वो 22 अंकों से फेल हो चुका है, यानी उसको 200 अंक चाहिए थे पास होने के लिए, जो कि 40% थे, यानी 200 अंक है वो दोस्तों 40% है। हम इसका 100% निकाल लेंगे तो हमारे टोटल अंक आ जाएंगे। यदि हम इसको काटेंगे 5 पर तो 500 अंकों की वो परीक्षा थी। इस प्रकार से हम इसको करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें 500 लिखा हुआ है। 8:30 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण हमें निकालना है। ये दोस्तों कोई घड़ी है, इसके अंदर हमें दीवार घड़ी मान के चलना है। ये हमारी कोई इसके अंदर घड़ी है और इस घड़ी के अंदर 8:30 हो चुके हैं, यानी यहाँ पर 6 बजा, यहाँ पर 7 बजा, यहाँ पर 8 बजा, यहाँ पर 9 बजेगा। तो दोस्तों इस घड़ी के अंदर जो मिनट वाली सुई है वो यहाँ पर आ चुकी है और जो घंटे वाली सुई है वो यहाँ पर आ चुकी है, इसके इन दोनों के बीच में यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि 8:30 बजेगा तो ये भी घड़ी यहाँ पर बीच में आएगी। और हमें पता है कि इसके अंदर 12 तक की गिनती लिखी होती है, जैसे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इस प्रकार की इसके अंदर हमें काउंटिंग लिखी होती है। और जो टोटल जो इसके अंदर कोण होता है वो 360 डिग्री, इसके अंदर 360 डिग्री का बनता है, 360 का बनता है। 12 तक की इसके अंदर काउंटिंग है। तो एक जो इसके अंदर घंटा है उसका हमें जो कोण आता है वो दोस्तों हमारा 30 डिग्री आ जाता है, 30 डिग्री, यानी यहाँ की दूरी भी 30 होगी, यहाँ की दूरी भी 30 होगी, यहाँ से यहाँ की दूरी 30, यहाँ से यहाँ की 30, ये 30 की है। अब दोस्तों ये हम निकालते हैं, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ की दूरी इसकी 30 आई, यहाँ की दूरी इसकी 30 आई, ये बिल्कुल बीच में है, ये बिल्कुल बीच में है, तो ये पूरी 30 है, तो बीच वाली 15 हम जोड़ लेंगे, इसकी 15 जोड़ लेंगे, 30, 30, 15 हम जोड़ेंगे तो इसका 75 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो कोण होगा वो दोस्तों 75 डिग्री हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर जो डी इसके अंदर लिखा है, तो जिसमें 75 डिग्री दिया हुआ है तो ये इसके अंदर कोण होगा, क्योंकि ये सुई यहाँ पर है, ये सुई यहाँ पर है, इनकी बीच का जो हम कोण देखेंगे 15 यहाँ पर, 15 यहाँ पर, ये बीच में है, तो ये पूरा इसके अंदर 30 है, आधा लेंगे तो 15 यहाँ पर आ जाएगा, तो 30 यहाँ पर, 30 यहाँ पर, 15 ये ले लेंगे तो इसका 75 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे। अपना जो अगला प्रश्न है, कौन सा अक्षर समूह निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह वाले स्थान पर आएगा। दोस्तों हम इसको ध्यान से देखें तो जो ऊपर जो लिखी हुई है जो है उसमें एक एक अक्षर छोड़ के लिखा गया है, PRT, P में क्यू में छोड़ दिया, फिर आर आ गया, आर के बाद में S छोड़ दिया, फिर T आ गया। बाद में हम देखें तो BDF है, P के बाद में C छोड़ दिया, D आ गया, D के बाद में E छोड़ दिया, F आ गया, HJL यानी H के बाद में I छोड़ दिया, J आ गया, J के बाद में K छोड़ दिया तो L आ गया। इस प्रकार एक एक अक्षर छोड़ के इसमें लिखा गया है। तो दोस्तों हम ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक एक छोड़ के लिखा गया है। VYA, इसके अंदर देखें तो TUV या WX, 2 अक्षर छूट गए, ये नहीं आएगा। इसके अंदर C जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, क्योंकि B ऑप्शन हम देखें तो TUVWXY यानी W और Z के बीच में 2 अक्षर छोड़े हैं, हमें सिर्फ एक अक्षर छोड़ना है। C ऑप्शन के अंदर VWX
वाई जेड, यानी एक एक अक्षर इसके अंदर छोटा है, जैसे कि वी और एक्स के बीच में डब्ल्यू छोटा है, एक्स और जेड के बीच में वाई छोटा है। तो दोस्तों सी जो ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें वी एक्स जेड लिखा हुआ है, तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला जो 59वें नंबर का जो अपना प्रश्न है, शुभम की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु की 1/4 है, 4 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 68 वर्ष होगा, 3 वर्ष पहले शुभम की आयु क्या थी। दोस्तों हमें इनकी वर्तमान आयु हमें पता नहीं है, लेकिन एक बात हमें इसने बोली है कि उसकी शुभम की जो आयु है वो उसके पिता की 1/4 है, और उनकी हमें जो शुभम है जो उसका पुत्र है उसकी हमें 3 वर्ष पहले की आयु निकालनी है। तो दोस्तों हमें पता ही नहीं है, तो हम सबसे पहले x मान लेंगे, जो उसके पिता है उसकी आयु हम x मान लेंगे उसके पिता की, और जो पुत्र है उसकी हमें चौथाई दे रखी है तो हम इसको 4 से भाग दे देंगे। तो ये पिता की आई, ये शुभम की आ गई जो उसका पुत्र है। अब हमें दिया हुआ है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष होगा, यानी 4 वर्ष बाद। तो इसकी 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, इसकी 4 वर्ष बाद हमें देखें तो x + 4 हो जाएगी, और इसकी हम देखें 4 वर्ष बाद तो x के बटे में 4, इसकी भी 4 वर्ष बढ़ जाएगी। दोनों का योग हमें इसमें दिया गया है 68, दोनों का योग हमें 68 दिया गया है, यानी ये हमने उसके पिता की मानी, ये शुभम की मानी, इसमें से हमने इसकी 4 वर्ष बाद निकाल ली 4 जोड़ा, इसकी 4 वर्ष बाद हमने निकाली 4 जोड़ा, इन दोनों का योग हमें दिया हुआ है 68। अब हम इसको करते हैं, इसको यदि हम करेंगे तो थोड़ा इसको साफ करते हैं। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, अब हम इसका एलसीएम लेके इसको कर देंगे, और अब हम इसको x का मान निकाल लेंगे, और x का मान निकालने के बाद में हम शुभम और उसके पिता की आयु भी निकाल सकते हैं, और 3 वर्ष बाद जो शुभम की, जो 3 वर्ष पहले जो शुभम की उम्र पूछी है वो भी हम निकाल लेंगे। इसका यदि हम एलसीएम ले 4, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 4x प्लस में 16 प्लस में x प्लस में 16 ये अपना आ जाएगा, बराबर में हमें 68 दिया हुआ है। ये 4 इस साइड में भाग में है, उस साइड में जाके गुणा में होगा, तो हम इसको 4 से गुणा करेंगे, 68 दूनी 136 दूनी 272 यहाँ पर आ जाएगा, 272 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम x वाले को इकट्ठा करेंगे तो ये 5x हो जाएंगे, हम संख्या को जोड़ेंगे तो ये अपनी 32 हो जाएगी, उस साइड में अपने कितनी है 272 है। हमें x का मान निकालना है तो x को हम इसी साइड में रखेंगे, जो अपनी संख्या है वो उसको हम उस साइड में लेके जाएंगे, इस साइड में प्लस के 32 थे, इस साइड में जाके माइनस के 32 हो जाएंगे। तो अब हम करेंगे तो 5x बराबर में हम इसको लेस करेंगे 240 आ जाएगा। x का मान निकालना है तो x को इसी साइड में रखेंगे, 5 इसके गुणा में है, उस साइड में जाके भाग में होंगे, तो x की वैल्यू अपनी आ जाएगी 48 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब दोस्तों ये x हमने किसका माना था, x हमने शुभम के पिता का माना था, और शुभम के पिता की आयु कितनी आ गई 48, और शुभम की हमें पूछी है, शुभम की इसकी कितनी होगी 1/4, 1/4 का मतलब इसका चौथा हिस्सा यानी 12 हो जाएगी। 3 वर्ष पहले की पूछी है, 3 वर्ष पहले की पूछी है तो 3 वर्ष पहले तो उसकी कम होगी, तो उसकी कम होगी तो हम इसमें से 3 लेस कर देंगे, तो 9 वर्ष इसका उत्तर आ जाएगा, जो हमें ऑप्शन नंबर हमें बी में दिया गया है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन जिसमें 9 वर्ष लिखा है वो इसका सही उत्तर होगा, जिसमें तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको करेंगे, क्योंकि हमने x जो मानी थी वो शुभम के पिता की मानी थी, पिता की आई 48 वर्ष, जो शुभम की है वो इसकी 1/4 है, तो हमने 1/4 निकाली 12 आ गई। 3 वर्ष पहले पूछी है तो हमने इसकी 3 इसमें से लेस कर दिया, तो 9 वर्ष इसकी जो उम्र आ गई 3 वर्ष पहले। इसी क्वेश्चन के अंदर हमें पिता की उम्र पूछता तो वो 48 हो जाती, इसी के प्रश्न के अंदर शुभम की उम्र पूछता तो हमारे 12 हो जाती। यदि हमें कुछ भी पूछता तो हम इस प्रकार से इसको एडजस्ट कर सकते थे। तो दोस्तों इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन 59वें जो नंबर का क्वेश्चन है वो अपना कंप्लीट होता है। 60वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। उसमें लिखा है कि एक परिवार घूमने निकला, पुत्री अपने पिता से आगे चली, पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था और पिता से आगे, सबसे पीछे कौन था ये इसने पूछा है। तो दोस्तों हम इस प्रकार से करेंगे, एक परिवार है वो घूमने निकला है, पुत्री अपने पिता से आगे चली, जो पुत्री है वो अपने पिता से आगे चली, तो पिता इसका पीछा होगा, इसके पीछे होगा। और अब इसमें लिखा है कि पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था और पिता से आगे, जो पुत्र है वो पिता से तो आगे था लेकिन माता से वो पीछे चल रहा था, माता से वो पीछे चल रहा था, यानी पिता से आगे और माता से पीछे चल रहा था। सबसे पीछे कौन था, सबसे पीछे इसका पिता आ जाएगा। सबसे आगे पूछता तो माता आ जाती, सबसे आगे और पीछे पूछता तो सबसे आगे माता, सबसे पीछे पिता, इस प्रकार से निकाल सकते थे। और जो इसकी जो
बीच में पूछता तो बीच में इसके पुत्र पुत्री आ जाते। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के अंदर वो कैसे भी हमसे पूछ सकता है, तो उसी हिसाब से हमें उसका रिप्लाई देना है, उसी हिसाब से हमें ऑप्शन देख के उसके ऊपर टिक करना है। तो इसके अंदर सबसे पीछे पूछा है तो सबसे पीछे उसका पिता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है उसको हम टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसमें पिता लिखा है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। श्याम ने 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया तथा 4 माह बाद राम भी उतनी ही पूंजी के साथ शामिल हो गया। वर्ष के अंत में राम और श्याम के बीच लाभ का विभाजन हमें पूछा है किस अनुपात में होना चाहिए। दोस्तों यदि हमें कॉमर्स के अंदर जो पार्टनरशिप जो चैप्टर को पढ़ते हैं उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिया होता, उसके अंदर ऐसे दिखा होता है कि यदि हमारे पास पार्टनरशिप डिड नहीं है, साझेदारी सलेख नहीं है, तो लाभ और हानि का विभाजन हमेशा हम बराबर मात्रा में ही करते हैं, चाहे उन्होंने कितनी ही पूंजी लगा रखी हो। लेकिन दोस्तों ऐसी जो क्वेश्चन यदि हमारे कंपटीशन में आते हैं तो उसके सेंस के हिसाब से हम इसको हल करेंगे। ऐसे हम मान के चलते हैं कि उनके बीच पार्टनरशिप डिड है और जैसे उसने पूंजी लगाई है उसी के हिसाब से वो लाभ हानि को बांटते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम करते हैं। तो श्याम जो है, श्याम एक है राम, श्याम की पूंजी है 50,000 रुपये, इसने वर्ष के स्टार्टिंग में ही लगाई है, तो इसकी पूंजी 12 के 12 महीने 50,000 रुपये थी, तो ये अपनी हो जाएगी 6 लाख। यदि हम इसको 12 से गुणा करते हैं तो 6 लाख हो जाएगी। ये 4 महीने बाद में आया है, तो इसने भी 50,000 रुपये लगाए हैं। इसकी जो पूंजी है वो 8 महीने रही है साल के दौरान, तो इसको हम 8 से गुणा करेंगे तो अपनी 4 लाख रुपये आ जाएगी। अब हम करते हैं इसका रेशो निकालते हैं, तो हम इसको निकालेंगे तो ये सारी जीरो इसकी कट जाएगी, ये हम 2 पर काटेंगे 2 और ये 3 आ जाएगा, 3:2 आएगा। लेकिन 3:2 श्याम और राम का है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर पूछा है राम और श्याम का। राम और श्याम का हम निकालेंगे तो राम का 2 है, श्याम का 3 है, तो राम और श्याम का 2:3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही जवाब होगा, जिसमें 2:3 लिखा हुआ है। अपना जो 62वें नंबर का जो क्वेश्चन है, जब नरेश के वेतन में 2,000 रुपये की वृद्धि हुई तो उसका वेतन 12,000 रुपये हो गया, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई हमें निकालना है। यानी 2,000 रुपये की वृद्धि हुई तो उसका वेतन 12,000 रुपये हुआ, यानी पहले उसका वेतन 10,000 रुपये था, पहले उसका वेतन 10,000 रुपये था, अब उसकी 2,000 रुपये की वृद्धि हुई है, यानी 10,000 पर 2,000 रुपये की वृद्धि हुई है, 2,000 रुपये की वृद्धि हुई है। हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है, यानी 10,000 पर 2,000 की वृद्धि हुई, परसेंटेज निकालनी है, 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा 20% आ जाएगा, यानी 20% उसके वेतन में वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें 20% लिखा हुआ है। आगे जो अपना 63वें नंबर का जो क्वेश्चन है, वो आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का हमें अनुपात दिया गया है। इसमें 3:2 लिखा गया है और इसका परिमाप हमें 80 मीटर दिया गया है। हमें इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में हमें इसका क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, इसकी लंबाई भी पूछ सकता है, इसकी चौड़ाई भी पूछ सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें इसकी चौड़ाई पूछी गई है। तो दोस्तों हम इसको किस प्रकार से करेंगे, जैसे कोई आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, ये आयताकार मैदान है। इस मैदान का जो हमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें दिया है 3:2 और इसका परिमाप होता है इस चारों ओर की दूरी, ये चारों ओर की दूरी हमें दी गई है 80 मीटर हमें दी गई है। और जो परिमाप का फार्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये इसका फार्मूला होता है और ये हमें 80 मीटर दिया हुआ है। ये 2 इस साइड में गुणा में है, उस साइड में जाके भाग में होगा, तो लंबाई और जो चौड़ाई है वो दोनों अपनी आ जाएगी 40 मीटर, क्योंकि ये 2 पे कटेगा तो 40 मीटर आ जाएगी। और हमें इसका अनुपात में दिया है 3:2। यदि हम 40 को 3:2 में बांटेंगे तो इसका 24 आ जाएगी लंबाई, जो चौड़ाई अपनी वो 16 आ जाएगी। तो अपना ये उत्तर आ जाएगा, जिसमें 16 मीटर लिखा है, वो अपना उत्तर होगा। और ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना सही जवाब हो जाएगा, जिसमें 16 मीटर लिखा हुआ है। क्योंकि दोस्तों इसके दोनों हम देखें तो 40 आई है, 3:2 में बांटेंगे 24 और 16 आ जाएगी। ये जैसे 40 है, लंबाई हम देखेंगे 3:2 में 3 है, जो 3 और 2 5, तो हम इसको काटेंगे तो ये 24 आ जाएगी। उसी प्रकार हम देखेंगे तो जो इसकी चौड़ाई है वो 16 आ जाएगी। हमें इसका क्षेत्रफल पूछता तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, हम इनकी गुणा कर देते हैं। और हमें यदि देखो, यदि हम इसकी गुणा करते 240 और 144 384 आ जाता, 240 और 144 हम जोड़ते
तो ये 384 इसका क्षेत्रफल आ जाता। यदि हमें इसकी लंबाई पूछता तो वो हमारी 24 मीटर आ जाती। इसने चौड़ाई पूछी है तो वो 16 मीटर आ गई है। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो 63वां जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं अपना 64वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको। इसमें लिखा है कि इन जो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है, ये हमें बताना है कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। तो इसमें लीप वर्ष के अंदर हमें जैसे इसके अंदर डाटा दिया गया है उस हिसाब से हम देखेंगे कि 2000 इसमें वर्ष है वो लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि हम 400 से भाग करके देखेंगे तो ये 400 पे पूरा भाग हो जाता है। तो ये जो है अपना लीप वर्ष होगा, ये अपना लीप वर्ष होगा। यानी इसमें ऐसे पूछा है कि कौन सा लीप वर्ष है, तो हम 400 से भाग करके देख लेंगे। ऐसे जो हमें शताब्दी दी होती है उसके अंदर जो 400 से भाग होती है वो हमारी लीप वर्ष हो जाएगी। तो 2000 जो है इसे 400 से भाग होता है तो ये हमारी लीप वर्ष होगा। तो इसका सही उत्तर डी ऑप्शन जिसमें 2000 लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो 65वें नंबर का जो क्वेश्चन है, अभी जो हम देखें तो वर्तमान समय में जो इनके रैंक है, जो हमारी जो सेना के अंदर जो रैंक है वो कुछ चेंजेज हो चुके हैं। और इस ऑप्शन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो इसका सी ऑप्शन जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट है वो इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये यदि हम इनको सीरियल वाइज में लगाएं तो ये दोस्तों बीच में आएगा, क्योंकि इसके अंदर हमें 5 इसके अंदर रैंक दी गई है, 2 इसके ऊपर होगी, 2 इसके नीचे होगी। तो दोस्तों आपको कमेंट्स के जरिए हमें इसके उत्तर बताना है। यानी उत्तर तो मैंने बता दिया कि सी ऑप्शन आएगा इसका जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट है। आपको बताना है कि कौन सी 2 पोस्ट इसकी ऊपर आएगी, कौन सी 2 रैंक है वो इसके नीचे आएगी, वो आपको दोस्तों कमेंट्स के जरिए बताना है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप इसका उत्तर और भी अच्छे प्रकार से दे सकते हो। तो आप कमेंट्स के माध्यम से इसका आपको इसकी रैंक आपको जो व्यवस्थित क्रम में इसको लगानी है। आप दोस्तों इसकी जो रैंक है वो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों अपना जो 66वें नंबर का जो प्रश्न है, 752 में किसी वस्तु को बेचने पर जो लाभ होता है वह उस हानि से 1.2 गुना है जो इस वस्तु को 400 रुपये में बेचने से प्राप्त होती है। उस वस्तु का लागत मूल्य हमें निकालना है कि उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल को करने के लिए हमें 2 प्रकार की इसके अंदर सेलिंग प्राइस दी गई है। एक हमें सेलिंग प्राइस इसके अंदर दी गई है 752 रुपये दी गई है। दूसरी हमें दी गई है 400 रुपये दी गई है। दोस्तों ये कहता है कि जब हम उस वस्तु को 752 रुपये में बेचते हैं और जब हम उसको 400 रुपये में बेचते हैं, तो 400 रुपये में बेचते हैं तो हानि होती है, 752 रुपये में बेचते हैं तो लाभ होता है। और वो लाभ इस हानि की तुलना में 1.2 गुना ज़्यादा है, 1.2 गुना ज़्यादा। यानी ये 5 रुपये की हानि है तो यहाँ पर 6 रुपये का लाभ है, ये हमें दिया गया है। क्योंकि हम यदि करते हैं तो 6/5 तो ये 1.2 गुना ही आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि 5 रुपये की हानि है तो यहाँ पर 6 रुपये का लाभ है। और इनका अब हम गैप देखते हैं, इनका गैप हम देखें तो 352 आएगा, इनका गैप 352 आएगा। और अब हम यहाँ पर इसकी कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम इन दोनों को जोड़ते हैं। यानी इस गैप को हम 6:5 में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 6/11 यहाँ की आ जाएगी। तो अब हम इसको करते हैं तो ये 32 पे कटेगा, 3 और 2 32 का 192। यदि हम इसमें से घटाएं, जो 752 में से 192 हम घटाएं तो हमारे जो कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगी 560 रुपये। वही इसके अंदर दिया गया है 560 रुपये। जो डी ऑप्शन है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। और इस हिसाब से भी हम कर सकते हैं, इस हिसाब से हम करेंगे। यहाँ पर आनी है तो यहाँ पर हम करेंगे 352 गुणा में 5/11। अब हम इसको काटेंगे तो 32 पर 32 पंजा 160 रुपये आनी है। यानी ये जो वस्तु है ये कम में बेची है और जबकि इसकी कॉस्ट प्राइस थी वो ज़्यादा थी, तभी हमें हानि हुई है। तो ये बेची हमारी 400 रुपये में थी और हानि 160 में हुई है, तो इसकी लागत 560 रुपये आ जाएगी, जो हमने यहाँ पर निकाल ली है, यहाँ पर हमने निकाली थी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर देंगे, जो बिल्कुल इजी है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों ट्रिक है। इस हिसाब से हम करते हैं। दोस्तों यदि हम ऑप्शंस को लेकर करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ऑप्शन को लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये दोस्तों जो ट्रिक है ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है और इसका यूज करके हम ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्यूशन इसका कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जो 2 इसमें सेलिंग प्राइस है वो लिख लेंगे और यहाँ पर 5 रुपये की हानि होती है तो यहाँ पर 6 रुपये का हमें लाभ होता है। और इसका जो गैप है वो हमें 6:5 में हम इसको बांट देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, वो हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, जो इसके अंदर 560 रुपये दी गई है।
दोस्तों अपना जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है, जबकि दर्पण को ए बी की स्थिति में रखा गया है। तो दोस्तों ऐसे हम दर्पण को रखेंगे तो इसके अंदर आकृति ए जो है वो हमें दिखाई देगी, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। 2 पाइप ए और बी एक होद को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो होद को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम 1 मिनट में जितना ये होद भरते हैं उसको निकाल लेते हैं। 1 मिनट में ये भरेगा 1/20, क्योंकि 20 मिनट में भरता है, और ये भरेगा 1 मिनट में 30। दोनों को खोल दिया है एक साथ में, तो दोनों ये भरेंगे तो हमें यहाँ पर जोड़ का निशान लगा देंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। यहाँ पर 3 प्लस में 2 आएगा तो 5/60 आ जाएगा। जब हम इसका पूरा निकालते हैं तो हम इसको उल्ट देंगे तो 60/5 हो जाएगा। अब हम देखें तो 12 आ जाएगा कि 12 मिनट में वो दोनों मिलकर उस होद को भर देंगे। एक जबकि अकेला छोड़ें तो ए भरेगा 20 मिनट में, बी भरेगा 30 मिनट में। दोनों को यदि हम एक साथ खुला छोड़ दें तो वो दोनों मिलकर 12 मिनट में इस होद को भर देंगे। अपना जो 69वें नंबर का जो क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या निकाल देने पर औसत 16 रह जाता है, निकाली गई संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो उनका टोटल कितना आ जाएगा, इनका टोटल 90 आ जाएगा। एक संख्या इसमें से निकाल दी तो औसत 16 रह जाता है, निकाल दी तो संख्याएं भी 4 रह जाएगी, तो 64 इनका टोटल हो जाएगा। जब संख्या निकाल दी तो इनका टोटल आया 64, जब संख्या थी तो टोटल था 90, इनका गैप आया 26, तो 26 वो संख्या थी जो निकालने पर जिसका औसत 16 रह गया, जिसका पहले औसत था 18। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे, जिसका उत्तर 26 आ जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो अपना मैथ और जो रीजनिंग के अंदर जो अपना लास्ट क्वेश्चन अब आता है, क्योंकि हमने 70 जो प्रश्नों है उनका सोल्यूशन हमने पहले इससे पहले वाली वीडियो में दे दिया था। जो बाकी बचे थे जो 30 क्वेश्चन जो मैथ और जो रीजनिंग के, उसका सोल्यूशन हम इस वीडियो में दे रहे हैं। दोस्तों इस सोल्यूशंस की जो कड़ी में अपना जो लास्ट क्वेश्चन आता है मैथ और जो रीजनिंग का, जो 70वें नंबर का जो क्वेश्चन है, उसके अंदर लिखा है कि निम्न प्रश्न में चारों आकृतियों में से कौन सी एक आकृति प्रश्न में दी गई प्रकृति को जो कि प्रतिकृति को पूरा करती है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो यदि हम इस आकृति के अंदर सेट करते हैं तो ये प्रतिकृति है ये दोस्तों कंप्लीट हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट के माध्यम से ऐसे बताना है कि ये जो एक क्वेश्चन पेपर है वो आपको कैसे लगा, और हमारा जो सोल्यूशंस जो हम जो आंसर की भी देते हैं, जो सोल्यूशंस भी करवाते हैं। दोस्तों हमारा सोल्यूशंस करवाने का मोटिव ये है क्योंकि जो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, हम सीधे यदि आंसर की देते हैं तो उनको डाउट रह जाता है, यदि हम सॉल्यूशंस हम देते हैं तो वो उनका डाउट दूर होता है, और जो आंसर की के अंदर हमारे जो ऑब्जेक्शंस है उनकी संख्या भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उनको डिटेल उनको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो दोस्तों हमारा जो सॉल्यूशंस देने का मोटिव यही है। और दोस्तों अपनी जो लाइब्रेरी है इसके अंदर अपने जो 12 वीकली टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और हमने जो HSC CET बेस पर जो कंपटीशन का आयोजन करवाया है वो भी हम 2 बार करवा चुके हैं। तो दोस्तों ये 12 के 12 जो पेपर हमने HSC CET बेस पे लिए हैं, इसमें हमने बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो हमने डाले हैं, और आगे भी दोस्तों ये जो कड़ी है ये जारी रहेगी। अपना जो 13वां जो नंबर का जो वीकली टेस्ट होगा वो अगले हफ्ते यानी संडे को होगा। और दोस्तों मिलते हैं हम आगे उसके ही सोल्यूशन के साथ। थैंक यू।